Good afternoon, everyone. Today is 18th of November, 2025, and we are back again with discussion of the important newspaper articles. Here is one important announcement that we want to make. जो करंट अफेयर्स है वो अब 3 सेक्शन में आएगा. हम इसमें जो अब न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे उसमें सिर्फ इंडिया एंड वर्ल्ड रिलेटेड होगा. इंडिया, वर्ल्ड एंड अदर सिलेबस टॉपिक्स ऑफ जीएस. जो असम स्पेसिफिक डिस्कशन होगा, असम स्पेसिफिक का वीडियो वो आएगा फ्राइडे करंट अफेयर्स में, और सैटरडे को आएगा एडिटोरियल स्पेसिफिक. ठीक है. तो पूरे वीक के जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है वो सैटरडे को डिस्कस किए जाएंगे, असम स्पेसिफिक फ्राइडे को डिस्कस किए जाएंगे, और बाकी के टाइम जो बाकी जीएस के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उनको डिस्कस किया जाएगा. तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग. फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सेंटिनल 6B. ये सैटेलाइट का नाम है जो रिसेंटली लॉन्च किया गया है. सेकेंड आर्टिकल इज अबाउट जुडिशरी. There are so many cases pending in Supreme Court, High Court, and subordinate courts. ज़्यादा proportion of pending cases is in subordinate courts. Third is Supreme Court has directed states to notify human-wildlife conflict as a disaster. फोर्थ इज रिगार्डिंग ऑपरेशन मिडास, जो यूक्रेन का ऑपरेशन है. ये सिर्फ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, इससे ज्यादा इसका वैल्यू नहीं है मेंस के लिए या इंटरव्यू के लिए. ये मिडास एक ऑपरेशन एंटी करप्शन का यूक्रेन ने लॉन्च किया, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करेंगे. लास्ट आर्टिकल इज अबाउट सोलर बूम विच इज रीशेपिंग इंडियाज पावर सेक्टर. दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल, and you may consider scanning it and joining the telegram channel to get access to the all the infographics and informative pdfs. Our next foundation batch will be starting from 1st of December. For further details you can contact on this number. Let's get started. First article is about Sentinel 6B. Okay, ये Sentinel 6B क्या है? ये एक सैटेलाइट है जो वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस जो है कैलिफोर्निया का, वहां से लॉन्च कर किया गया एज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल एफर्ट to monitor global sea level rise, to monitor ocean temperatures, and to understand climate related ocean changes. Okay, तो बेसिकली ये एक्सट्रीम वेदर फोरकास्टिंग, अर्थ ऑब्जर्वेशन, क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन, इसके लिए लॉन्च किया हुआ सैटेलाइट है. इसका पर्पस है लार्जली इट इज फोकसिंग ऑन जो सी लेवल राइज हो रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, उसको प्रिसाइजली मैप करना, उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करना. तो इसके वजह से वो जो ओशन टेम्परेचर है उसका एग्जैक्ट डेटा कलेक्ट करेगा. जो सी सरफेस है उसकी हाइट कितनी बड़ी है, सी लेवल राइज, उसको कैलकुलेट करेगा. और जो क्लाइमेट इंड्यूस्ड वेरिएशंस आते हैं ओशन में उनको भी वो मॉनिटर करेगा. जो कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कोस्ट पे बनाया जाता है उसके ऊपर इनका क्या इम्पैक्ट होता है उसको भी ये ऑब्जर्व करेगा. कुछ ये टेक्निकल डिटेल्स है, हालांकि इनका एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत वैल्यू नहीं है. वैल्यू इस चीज का है बट फिर भी आप देख लेते हैं कि उसका स्पीड जो है वो रफली 7 किलोमीटर पर सेकेंड है, और 1 रिवॉल्यूशन अर्थ का करने के लिए उसको लगभग 112 मिनट, मतलब लगभग पौने 2 घंटे लग जाता. इट कवर्स 90% ऑफ ग्लोबल ओशंस विथ एक्सट्रीमली हाई एक्यूरेसी. है ना, मतलब कितना कि भाई ऑलमोस्ट 1 इंच तक का प्रिसीजन ले लेता है वो. इसमें कुछ 6 एडवांस्ड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया गया, जिसमें रेडार्स है, रेडियोमीटर है, पोजिशनिंग एंड ऑर्बिट डिटर्मिनेशन सिस्टम है. इसमें ये जो सेंटिनल 6 भी है ये एक जॉइंट मिशन है. इसमें नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, NOAA मतलब नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है, ESA मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी इन्वॉल्व है, and it is a part of long-term collaboration dating back to topics or scheduling mission of 1992. ये जो Sentinel-6B भेजा गया, it's a part of twin satellite system. It will be working alongside Sentinel-6. ये सेकंड पार्ट है Sentinel-6B. ये पहला पार्ट लॉन्च किया था 2020 में.
है ना? ये जो ड्यूअल सैटेलाइट कॉन्फ़िगरेशन है, इट विल इंश्योर कंटीन्यूअस ओवरलैपिंग डेटा सेट्स, जिससे एक्यूरेसी और लोकेशन वाइज़ कवरेज ज़्यादा मिलेगा। अब इतना सेंटिनल सीरीज़ जो भेजी है, सेंटिनल-6 और सेंटिनल-6 बी, सेंटिनल-6 गया था 2020 में, 6 बी गया है 2025 में। इतना अगर आप क्लाइमेट इंड्यूस्ड चेंजेस को ऑब्जर्व करने के लिए डाल रहे हो, तो इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है ना? फर्स्ट, जो क्लाइमेट चेंज है उसको ये मॉनिटर करेगा। सी लेवल राइज एक की इंडिकेटर है ग्लोबल वार्मिंग का, तो उसको वो उसका डेटा कलेक्ट करेगा। वेदर, साइक्लोन और फ्लड इसका फोरकास्टिंग करेगा, प्रेडिक्ट कर पाएगा। मैरीटाइम सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में ये हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड जो पाइपलाइंस है, जो अंडर वाटर पाइपलाइंस जाती है, उनको या केबल नेटवर्क जो होता है, शिपिंग रूट्स को, इनको मॉनिटर करेगा। ये फर्स्ट एमसीक्यू है। आई वुड urge all of you to kindly pause the video and try and answer this question. You can answer this question based on elimination technique. Next article is about judicial pendency and subordinate courts. सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, इट रिसेंटली हाईलाइटेड कि किस तरीके से केसेस का स्टैग्नेशन या पुअर ट्रेनिंग ऑफ द जुडिशियल सिस्टम और पीपल, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी है उस पर सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा बैकलॉग केसेस बिल्डअप हो जाते हैं। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि सुबह जब 10:30 बजे कोर्ट खुलता है, तो पहला 1 डेढ़ घंटा, मतलब दोपहर के 12 बजे तक वो तो सिर्फ फाइल कलेक्ट करने में वेस्ट कर देता है कि किसी का वकालतनामा ले, किसी को केस क्या है उसको, उसकी फाइल जमा करो, उसके फाइल को कलेक्ट करो। ये सब काम जज के नहीं होने चाहिए, ये काम होने चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिन डिपार्टमेंट के। लेकिन ये काम जुडिशरी, जो कोर जुडिशरी उसको करना पड़ता है, तो इसकी वजह से लगभग हर रोज सुबह का 1.5 घंटा चला जाता है, जो आप काफी अच्छे से केसेस को रिजॉल्व करने में यूज कर सकते हैं। एनीवेज, जो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड जो है, एनजेडीजी, इसका डेटा कह रहा है कि लगभग 4.5 करोड़ केसेस है जो अभी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पेंडिंग है ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस आर पेंडिंग इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। इशू सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ज्यादा नहीं है, इशू है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। इन्होंने कौन से आर्टिकल क्या इश्यूज आइडेंटिफाई करा है? एक, जुडिशियरी के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरलोड ज्यादा है, स्पेशली सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में। जैसे मैंने अभी बताया कि जजेस एंड ऑफ स्पेंडिंग मॉर्निंग आवर्स फ्रॉम 10:30 AM टू नून, 1.5 घंटा जस्ट कॉलिंग केसेस, इशूइंग समन्स, रिसीविंग वकालतनामास एंड जो प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज है उनको करने के लिए। तो अगर 1.5 घंटा इसमें वेस्ट कर दोगे, तो जस्टिस कब डिलीवर करोगे, जजमेंट कब दे पाओगे, कब केसेस सुन पाओगे, है ना? इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम यूजिंग क्वालिटी जुडिशियल टाइम फॉर एक्चुअल एडजुडिकेशन। सेकंड क्रिटिकल इशू है लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। मतलब पहले जो था, जो डिस्ट्रिक्ट जजेस थे, देवर एक्सपीरियंस्ड लॉयर विद 10+ years ऑफ प्रैक्टिस। जो आज के हैं न्यूली अपॉइंटेड जजेस, दे लैक एडेक्वेट एक्सपोजर, वो डायरेक्टली आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली डायरेक्टेड दिल्ली जजेस टू अंडरगो ट्रेनिंग बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ डेफिशिएंसी इन बेसिक नॉलेज। तो सजेस्टेड रिफॉर्म ये है कि मैंडेटरी रोटेशन कम ट्रेनिंग एट हाई कोर्ट्स फॉर न्यूली अपॉइंटेड सिविल जजेस टू ऑब्जर्व द हियरिंग्स, ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स। ये डिस्ट्रिक्ट जजेस को अगर हाई कोर्ट में मैंडेटरी ट्रेनिंग दी जाए, तो इससे काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तीसरा है, कुछ लीगल प्रोविजंस है जो बहुत इनफेक्टिव है, प्रोसीजरल एंड सब्सटैंटिव लेवल प्रोविजंस, है ना? ऐसे बहुत सारे लेजिस्लेटिव प्रोविजंस है which, instead of reducing pendency, increase the procedural complexities। जैसे कि मैंडेटरी प्री सूट मेडिएशन, जो कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट है उसमें लिखा गया है। मतलब क्या कि भाई आप
उन्होंने कोर्ट में केस आने से पहले ये कंपल्सरी कर दिया कि आप आउट ऑफ कोर्ट पहले डिस्कस करके सॉल्व करने की कोशिश करो, है ना? कई बार मतलब अच्छे इंटेंशन से दिया गया है ये, लेकिन कई बार इसकी वजह से जो जेन्युइन केसेस है वो डिले हो जाते हैं, है ना? मतलब अभी सेकंड एग्जांपल इज कूलिंग ऑफ पीरियड अंडर मैरिज लॉज। मतलब मैरिज लॉ के अंदर अगर शादी से आपको डिवोर्स चाहिए तो 6 मंथ का पीरियड कंपलसरी कर दिया है ऑफ म्यूचुअल कंसेंट, है ना? अगर डाइवोर्स चाहिए तो ये कई बार काउंटर प्रोडक्टिव होता है। कुछ प्रोसीजर्स जो है वो एकदम आर्केइक है, मतलब बहुत पुराने प्रोसीजरल लॉज को फॉलो किया जाता है, आर्केइक प्रोसीजरल लॉज, स्पेशली इन सिविल प्रोसीजर्स कोड है। इस सब के लिए कुछ रिफॉर्म सजेस्ट किए गए। एक, डेडिकेटेड मिनिस्ट्रियल कोर्ट को बना दीजिए, है ना? जिसमें एक जूनियर जुडिशियल ऑफिसर होगा जो सिर्फ केसेस को कॉल करेगा, समन्स को इशू करेगा या प्लीडिंग और वकालतनामा को रिसीव करेगा, और जो एक्स पार्टे एविडेंस है उनको रिकॉर्ड करेगा। इससे होगा ना, क्या होगा कि जो दिस विल फ्री जो एक्चुअल ट्रायल जजेस है थोड़ा फ्री करके उनका काम इफेक्टिव बना देगा। ठीक है। फिर जैसे कि हम लोगों ने ऊपर देखा था कि ट्रेनिंग और स्किल एनहांसमेंट एक मेजर रिक्वायरमेंट है, और जो सीपीसी है, सिविल प्रोसीजर कोड, जो है उसका सिंप्लीफिकेशन अब नेसेसिटी बन चुका है ना? क्योंकि अब फॉर एग्जांपल मर्ज प्रिलिमिनरी एंड फाइनल डिक्रीज इन दी पार्टीशन सूट्स, जो कि अब अभी इस सिचुएशन में अलग अलग जाते हैं, तो वो ऑलमोस्ट डबल द वर्कलोड हो जाता है। प्लीज नोट दैट देयर वाज इंडिया जस्टिस रिपोर्ट रिलीज्ड, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ऑफ 2025 उसको रिलीज किया था, जिसमें जुडिशियल बैकलॉग एंड वैकेंसीज को हाईलाइट किया गया, है ना? मतलब जो पेंडिंग केसेस है दोज हैव एक्सीडेड 5 करोड़, विथ हाई कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स फेसिंग वैकेंसी रेट्स अप टू 33%। लगभग 33% जजेस की सीट वैकेंट है, उनके जगह पे कोई रिक्रूटेड नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या केरला देखोगे, ऐसे कुछ कुछ केसेस है, कुछ कुछ जजेस है जिनके केसेस जो है वो लगभग पर जज 4,000 केसेस से ज्यादा केसेस वो डील कर रहा है। इतना केसेस को वो जुडिशियली हैंडल कर पाएंगे। ये एमसीक्यू है। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इसको प्लीज अटेम्प्ट करें, आंसर्स कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। थर्ड आर्टिकल इज अनदर आर्टिकल विच इज वेरी सिंपल इन नेचर, कि सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको डायरेक्शन दिया है कि जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको डिजास्टर की तरह ट्रीट किया जाए, डिजास्टर की तरह डिक्लेयर किया जाए। हम ये जानेंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ये ह्यूमन एनिमल क्लाइंट कॉन्फ्लिक्ट जो है, वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो है, उससे ह्यूमंस को कितना नुकसान है, वाइल्ड लाइफ को कितना नुकसान है, और इसको डिजास्टर डिक्लेयर करना क्यों नेसेसरी है। जो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टिव्स दिए उसमें से कुछ की डायरेक्टिव्स ये है कि फर्स्ट, नोटिफाई कर दो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को एज अ नेशनल डिजास्टर, है ना? देन इट इज आस्किंग कि स्टेट शुड एक्टिवली एग्जामिन द पॉसिबिलिटी ऑफ डेजिग्नेटिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एज अ नेचुरल डिजास्टर। इससे जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है इट विल बी put in within the framework such as Disaster Management Act of 2005, State Disaster Response Fund, है ना? जिससे फास्टर रिलीफ मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रायोरिटी होगा और यूनिफिकेशन प्रोसीजर, यूनिफॉर्म प्रोसीजर फॉलो होगी। सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो डायरेक्टेड टू गिव मैंडेटरी एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन, एक्सक्यूज मी, मीनिंग Supreme Court is asking that states must pay rupees 10 lakh ex gratia compensation for death due to human wildlife conflict. हर डेथ के लिए सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड स्टेट गवर्नमेंट टू पे 10 लाख रुपीज पर डेथ। जो पेमेंट है दैट मस्ट बी मेड अंडर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विच इज लाइक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स। थर्ड, स्ट्रॉन्गर और यूनिफॉर्म कॉम्पेंसेशन मैकेनिज्म को लेकर आना पड़ेगा,
क्यों? बिकॉज वी नीड मैकेनिज्म फॉर क्रॉप का लॉस, लाइवली मतलब कैटल का लॉस, और ह्यूमन इंजरी और डेथ के लिए भी कॉम्पेंसेशन देना होगा। ये क्विक मिटिगेशन अगर इनका करना है तो इसके लिए इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन शुड बी वेरी हाई, है ना, इंक्लूडिंग जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट वाला डिपार्टमेंट होगा, रेवेन्यू वाला होगा, एग्रीकल्चर और पुलिस डिपार्टमेंट होगा, क्योंकि पंचनामा तो पुलिस को ही करना होगा ना। देखिए, अटैक्स देखिए कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं, कंटिन्यूअस, हर ईयर ऑन ईयर वी सी एलिफेंट अटैक्स एंड टाइगर अटैक्स। हम यहाँ पे सिर्फ एलिफेंट एंड टाइगर का ही देख रहे हैं, जो लेपर्ड है या जो अदर वाइल्ड लाइफ है, हाइनाज है, इसके बारे में, फॉक्सेस है, इसके बारे में तो कैलकुलेशन लिया भी नहीं है। तो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट या इंफॉर्मेशन आपके लिए ये है कि स्टेट गवर्नमेंट में जो केरला गवर्नमेंट है, इट वाज द फर्स्ट स्टेट विच notified human animal conflict. Kerala was the first state to notify human animal conflict as a state specific disaster. ये जो डिक्लेरेशन है, इट सिग्नल्स अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन हाउ द गवर्नमेंट एड्रेसेस दिस ट्रेसिंग इशू। कुछ अदर स्टेट्स है जैसे कि ओडिशा है, ओडिशा ने स्नेक बाइट को स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया था। इसके अलावा अलग अलग स्टेट्स ने हीट वेव, सनबर्न, सनस्ट्रोक ऐसे डिक्लेयर किए हुए हैं। ये एमसीक्यू है। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू काइंडली अटेम्प्ट दिस एंड मेंशन योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। ऑपरेशन मिडास, इसके डिटेल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके सिर्फ दो चीजें आपको समझनी है। ये ऑपरेशन मिडास जो है ये यूक्रेन ने किया है, ओके। और ये जो ऑपरेशन मिडास जो है ये कोई अटैक करने वाला वायलेंट ऑपरेशन नहीं है, ये है एंटी करप्शन ऑपरेशन। ये एक एंटी करप्शन है, ठीक है। तो इससे ज्यादा आपको जरूरी नहीं है। इसका पर्पस यूक्रेन का है, एंटी करप्शन प्रोब है, एक्सपोजिंग लार्ज स्केल ब्राइबरी एंड मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम्स, ठीक है। इसको वो ऑब्जर्व करके कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। लास्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग सोलर बूम। ये एक इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्री एंड मेंस पर्सपेक्टिव। क्या हुआ है ना कि इंडिया का जो पावर सेक्टर है पिछले कुछ सालों में इज अंडरगोइंग ह्यूमंगस ट्रांजिशन, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ इतना ज्यादा अच्छे से मूव कर रहा है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सोलर पावर जो कैपेसिटी है 2024 में, पिछले 24 में सिर्फ एक साल में 25 गीगावाट का सोलर एनर्जी लाया गया। 2025 में अनदर 25 गीगावाट का सोलर एनर्जी लाया गया रिन्यूएबल सेक्टर में। मतलब पिछले 2 साल में 50 गीगावाट एनर्जी ऐड हो चुका है, विच इज ह्यूमंगस। बहुत ज्यादा सोलर की तरफ ट्रांजिशन एडिशन हो रहा है। उस आर्टिकल को समझने की कोशिश करता है। एक रिपोर्ट है जो एम्बर एंड क्लाइमेट ट्रेंड जो है उन्होंने दिखाया है। इट हैज हाईलाइटेड हाउ इंडियाज रैपिड रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन, especially record breaking solar additions, is reshaping the country's power sector। ये जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया, ये एनालिसिस जो हुआ, ये जो अभी कॉप 30 चल रहा है ब्राजील में, बेलेम में, वहां पे डिस्कशन हुआ इसके बारे में। इतना, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, इंडिया हैज एडेड 25 गीगावाट इन 2024 अलोन एंड अनदर 25 गीगावाट इन बाय 2025 के अक्टूबर। अगले 3 महीने में मतलब दिसंबर तक ये शायद 30 गीगावाट तक पहुंच जाएगा, ओके। ये जो सर्ज है, इट इज ड्रिवन बाय द डेवलपर रशिंग टू यूटिलाइज द एक्सपायरिंग आईएसटीएस स्कीम, इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्जेस जो वेवर है उसका। एक गवर्नमेंट का स्कीम था जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर इसको अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है, उनके पैसे बच जाता है। इन सब का कोल इम्पैक्ट ऑन कोल पावर क्या है? एक जो कोल्स एवरेज प्लांट लोड फैक्टर आता है, इट हैज नाउ ड्रॉप टू 66%। मतलब जो पहले 100% जितना उनसे एक्सपेक्टेशन था, उनसे 66% ही उनके प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपेक्टेड है, क्योंकि बाकी का रिन्यूएबल सेक्टर अपने ऊपर लोड ले रहा है, ओके। ये 66 से और नीचे जाके 55% तक आ जाएगा 2032 तक।
दूसरा फैक्टर है कि कोल पावर जो है इट उसका प्राइस इंक्रीज होने लग गया है, राइजिंग कॉस्ट ऑफ न्यू कोल पावर प्लांट्स। जो नए कोल बिड्स है दे आर शोइंग कि फिक्स कॉस्ट जो है वो अब हायर है ना, ड्यू टू अल्ट्रा स्पेक्ट्रल टेक्नोलॉजी। कुछ एमिशन नॉर्म बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, जो फ्लेक्सिबिलिटी अपग्रेड्स है उनकी जरूरत पड़ गई है, तो इसकी वजह से जो बेसिकली जो नया कोल पावर प्लांट आएगा उसकी प्राइस, उसका कॉस्टिंग, इनिशियल कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हाई होगा कंपेयर टू प्रीवियस कोल प्लांट्स। कुछ स्टेट्स ने अपने लेवल पर, लोकल लेवल पर कुछ अमेजिंग इनोवेशंस किए, जैसे कि गुजरात में पीपीए मतलब पावर परचेस अग्रीमेंट्स है, जिसमें टीएचडीसी फॉर वेरिएबल स्पीड पंप्ड स्टोरेज, मतलब अगर आपने बेसिकली अगर आपके पास सोलर पावर प्लांट है तो आप उसको इंटीग्रेट करके सोलर से जनरेट पावर को मार्केट में बेच सकते हो। राजस्थान है, राजस्थान ने स्टैंड अलोन बैटरी स्टोरेज सिस्टम जो होती है सोलर के लिए यूज होती है, उसके लिए एकदम ही निग्लिजिबल टैरिफ रखा हुआ है, तो वो एज ए इंसेंटिव का काम करता है। मध्य प्रदेश जो है उसमें टेंडर फॉर सोलर प्लस स्टोरेज है, जिसमें 95% अवेलेबिलिटी तक अलोकेट किया गया है। इन सब का एक लार्जर इम्प्लीकेशन होगा फॉर इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन। क्या है कि अभी इंडिया इज एक्चुअली एंटरिंग ए सेंसिटिव फेज ऑफ पावर ट्रांजिशन। दो renewables आर ओवरटेकिंग कोल ड्यू टू कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, चैलेंजेस अभी भी है, जैसे कि ग्रिड को बैलेंस करना है, जो फ्लेक्सिबिलिटी के नीड्स है, या मार्केट का डिजाइन को ओवरऑल करना है, जो प्रोक्योरमेंट है उसमें रिफॉर्म्स लेकर आना है ना। तो इसके लिए एक रिलायबल, लो कॉस्ट या रिन्यूएबल हेवी ग्रिड जो है उसको अगर अचीव करना है, तो ये सिर्फ तब पॉसिबल हो जाएगा जब रिफॉर्म्स जो है दे विल कीप पेस विथ द डिप्लॉयमेंट ऑफ रिन्यूएबल्स। This is the final MCQ. I would request all of you to kindly answer these and mention your comments in answers in the comment section. CASP has launched their smart books in ASME's medium as well. 10 of them are pre-specific and 7 of them are main specific. You may consider contacting on this number to get access to these books. Thank you very much. See you again tomorrow.